गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। इन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वी आर डिस्कसिंग एचिंग और आज का टॉपिक है इक्विपमेंट्स फॉर एचिंग। एचिंग करने के लिए कौन कौन सा हार्डवेयर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सब हम देखेंगे। एचिंग अभी तक आपको नहीं पता है कि होता क्या है तो जाइए पहले पुरानी वीडियोस में जाइए, देख आइए व्हाट इज एचिंग, एचिंग का आईसी फैब्रिकेशन से क्या लेना देना है और एचिंग के टाइप्स क्या होते हैं। ब्रॉडली हमने दो टाइप्स की एचिंग डिस्कस करी है, ड्राई एंड वेट एचिंग, जिसमें हमने प्लाज्मा एचिंग भी डिस्कस करा है, प्लाज्मा एचिंग NRIE भी हमने डिस्कस करा है। सो आई होप आपने अभी पुरानी वीडियोस देखी और ये सब टॉपिक्स आपके क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। प्लाज्मा एचिंग के लिए चैम्बर्स कौन से रिक्वायर्ड है। अभी अगर हम चैम्बर्स को क्लासिफाई करें तो हम देखेंगे फर्स्ट इज फॉर बैच सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग में कौन से चैम्बर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, राइट। देन द सिंगल वेफर सिस्टम, अगर एक सिंगल वेफर को प्रोसेस करना है, सिंगल वेफर की एचिंग करानी है तो कौन सा सिस्टम चाहिए होगा। देन वी हैव हाई डेंसिटी प्लाज्मा सिस्टम। हाई डेंसिटी प्लाज्मा रिक्वायर्ड कब होता है, जब हमें प्लाज्मा एचिंग करनी होती है, प्लाज्मा ड्राई एचिंग, राइट। सो या फिर RIE में हमें चाहिए होता है प्लाज्मा, राइट। सो नाउ इन हाई डेंसिटी प्लाज्मा वी हैव IPC सिस्टम, ECR सिस्टम एंड हेलिकॉन सिस्टम। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बैच सिस्टम से। बैच सिस्टम में क्योंकि बहुत सारी IC एक साथ प्रोसेस होती है तो यहाँ पर थ्रूपुट ज्यादा होता है। ये ओल्डर सिस्टम है, पुराना सिस्टम है। यहाँ पर छोटे डायामीटर का वेफर यहाँ पर प्रोसेस हो जाता है, लेस देन 150 मिलीमीटर और 6 इंच से छोटा वेफर बैच सिस्टम में हमारा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर डाउनस्ट्रीम एचर एंड बैरल एच सिस्टम होता है, राइट। डाउनस्ट्रीम एचर होता है और बैरल एच होता है। यहाँ पर बोथ आर प्योर केमिकल एच, देयर इज नो आयन बॉम्बार्डमेंट, राइट। सो डाउनस्ट्रीम एचर भी केमिकल एचिंग सिस्टम है, बैरल एच भी केमिकल एचिंग सिस्टम है। आयन बॉम्बार्डमेंट का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, आयन बॉम्बार्डमेंट बैच सिस्टम पर नहीं होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द एच चैम्बर। एच चैम्बर में जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो लोअर प्रेशर रिक्वायर्ड है। अगर लो प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली लॉन्गर मीन फ्री पाथ रहेगा, लेसर कोलिशंस रहेंगे। सो प्रेशर, लोअर प्रेशर रिक्वायरमेंट है, मीन फ्री पाथ लॉन्गर होना चाहिए, लेस कोलिशंस होने चाहिए। आयन एनर्जी हायर होनी चाहिए, जितना लॉन्गर मीन फ्री पाथ रहेगा, जितने लेस कोलिशंस रहेंगे उतनी ही आयन एनर्जी बढ़ जाएगी, आयन स्कैटरिंग कम हो जाएगी, एनाइसोट्रॉपी बेटर हो जाएगी, राइट। सो एनाइसोट्रॉपी बेटर हो जाएगी विच मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एचिंग करना पॉसिबल हो जाएगा, राइट। नाउ द एच प्रोफाइल इज एनाइसोट्रॉपिक, जो हमें रिक्वायर्ड है, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एचिंग रिक्वायर्ड होती है। Now low pressure also helps to remove the H byproducts। जो एचिंग के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो सरफेस पे ही जाकर एक्यूमुलेट कर जाए और कंटेमिनेट कर दे सरफेस को। बट यहाँ पर क्योंकि प्रेशर कम है तो इस कम प्रेशर की वजह से ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं होते, सरफेस से रिमूव आउट हो जाते हैं। एच चैम्बर्स आर यूजुअली ऑपरेटेड एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर के आपने इतने सारे फायदे देख लिए तो हम कह सकते हैं कि जो एच चैम्बर्स हैं उन्हें यूजुअली लो प्रेशर पर ही रखा जाता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एचर विच इज डाउनस्ट्रीम प्लाज्मा एचर। डाउनस्ट्रीम प्लाज्मा एचर में यहाँ पर हमारे पास एक रिमोट प्लाज्मा चैम्बर होता है। रिमोट प्लाज्मा चैम्बर आई होप आपको याद होगा, प्लाज्मा में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था। रिमोट प्लाज्मा चैम्बर में हम प्लाज्मा एक रिमोट लोकेशन पे रखते हैं, एक रिमोट चैम्बर में रखते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा को सस्टेन कराने के लिए माइक्रोवेव और RF फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, राइट। ये हम एनर्जी दे रहे हैं जिससे प्लाज्मा सस्टेन रहे। प्लाज्मा एक यहाँ पर हमारे पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रहते हैं, इसको सस्टेन के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। सो दिस इज माय एक्सटर्नल एनर्जी। यहाँ से प्रोसेस गैस मूव करेगा, राइट, रिमोट प्लाज्मा चैम्बर में। अब प्रोसेस गैस जैसे ही प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा, प्रोसेस गैस से फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे एंड फ्री रेडिकल्स एच चैम्बर में जाएंगे। अब एच चैम्बर में जाकर फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शंस होएगा और बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एचिंग हो जाएगी, बाय प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और बाय प्रोडक्ट्स वैक्यूम पंप की तरफ चले जाएंगे। दीज आर माय वेफर्स, वर्टिकली अरेंज्ड वेफर्स। नाउ दिस इज द बैरल एच सिस्टम। बैरल एच सिस्टम में क्या है, यहाँ पर हम एच गैसेस को इनसाइड यहाँ पर डाल रहे हैं बैरल के अंदर।
यहाँ पर हम RF से, दिस इज द एक्सटर्नल एनर्जी से हम प्लाज्मा को यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं, दिस इज द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है, आपको यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का दिख रहा होगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा से यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पर बिकॉज ऑफ एनर्जी जो गैस के रेडिकल्स बनेंगे एंड यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, राइट। सो ये वेफर्स, अगर आप इसका टॉप व्यू देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा, राइट, एंड आपको हॉरिजॉन्टल व्यू ऐसा दिखेगा, राइट। सो टॉप व्यू में आप देखें तो हमें एनर्जी दी है दोनों साइड से वेफर में, और उसके चारों तरफ प्लाज्मा कनेक्टेड है, और वेफर के पास हमारे पास गैसेस जा रही है। दिस इज द RIE सिस्टम, राइट। RIE सिस्टम में हम वेफर्स को, आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ लाइक सरकमफेरेंस की तरफ से हम यहाँ पर वेफर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसके चारों तरफ प्लाज्मा अरेंज्ड है, राइट। सो ये दिस इज द चैम्बर लिड ब्लैक कलर की, और इसको सस्टेन करने के लिए हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करी है, और यहाँ पर हमारे सारे वेफर्स प्लेस्ड है। Now this is the schematic of RIE system. RIE system में हमने क्या करा है, यहाँ पर से प्रोसेस गैस प्रोवाइड करी है, दिस इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में यहाँ पर ये मैग्नेटिक कॉइल्स है, मैग्नेटिक कॉइल से यहाँ पर हम प्लाज्मा को सस्टेन कराएंगे, और यहाँ पर जो आयंस जनरेट होंगे उनको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस चैम्बर है, दिस इज वेफर, वेफर इज प्लेस्ड ऑन द वेफर चंक, और यहाँ पर चंक से वेफर को होल्ड करने के लिए कुछ पावर दी गई है, राइट, RF पावर। यहाँ पर बैक साइड हीलियम प्रोवाइड किया गया है फॉर कूलिंग, और जितने बाय प्रोडक्ट्स आते हैं, बाय प्रोडक्ट्स यहाँ से पंप में चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्कीमेटिक ऑफ RIE सिस्टम। RIE सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मैग्नेट्स का पर्पस क्या है, यहाँ पर मैग्नेट से हमारे पास लॉन्गर मीन फ्री पाथ आता है। सो अगर मीन फ्री पाथ ज्यादा है, कोलिजन कम हो रहे हैं, सो insufficient ionization collisions we will be having, right? So insufficient ionization collisions रहेगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स फोर्स हो जाएगा स्पिन करने में। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, स्पिनिंग, रोटेशन मोशन आ जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, और जो गायरो रेडियस रहेगी वो कम रहेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसका जो कम रेडियस में वो स्पिन होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, राइट। सो अब इलेक्ट्रॉन को लॉन्गर डिस्टेंस स्पिनिंग करते करते वो पहुंचेगा सरफेस के ऊपर, अब इसके चांसेस टू कोलाइड बढ़ जाएंगे, राइट, और प्लाज्मा की डेंसिटी बढ़ जाएगी, बट प्रेशर अभी भी कम है, प्रेशर कम है और प्लाज्मा की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, दिस इज अ हाई डेंसिटी प्लाज्मा। तो मैग्नेट से क्या हो गया है, हमें हाई डेंसिटी प्लाज्मा मिल गया है। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन DC बायस। DC बायस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड increases the electron density in the sheath layer। मैग्नेटिक फील्ड से शीथ लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और there is a less charge difference in the sheath region, right? शीथ रीजन के अंदर चार्ज डिफरेंस कम हो जाएगा, DC बायस कम हो जाएगा, राइट। सो आयन बॉम्बार्डमेंट पे कैसे अफेक्ट करेगा, आयन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, आयन एनर्जी को रिड्यूस कर देगा। जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, जितना कम चार्ज डिफरेंस होएगा, उतनी ही आयन एनर्जी कम हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन DC बायस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कैसा मूवमेंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल मूवमेंट हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ज्यादा चांसेस हो गए कोलिजन के, राइट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, शीथ लेयर। शीथ लेयर हमारे पास चार्ज रीजन रहता है अराउंड द वेफर, ये मेरा वेफर है और उसके ऊपर प्लाज्मा। कमिंग टू द वेफर कूलिंग। वेफर कूलिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने देखा होगा RIE सिस्टम में हमने यहाँ पर हीलियम से बैक साइड कूलिंग कराई थी। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आयन बॉम्बार्डमेंट क्या होता है, आयन बॉम्बार्डमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर देता है, राइट। अब ये जो हीट है इट कैन कॉज PR रेटिकुलेशन, फोटो रेजिस्ट का रेटिकुलेशन कर सकता है। सो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए, हमें वेफर को कूल करना पड़ता है टू कंट्रोल द टेम्परेचर, जिससे कि PR रेटिकुलेशन ना हो, राइट। सो हीलियम बैकसाइड कूलिंग इज कॉमनली यूज्ड। हीलियम की बैकसाइड कूलिंग हम कॉमनली यूज करते हैं। हीलियम ट्रांसफर हीट फ्रॉम वेफर टू वाटर कूल्ड चंक, राइट। हीलियम से जो हीट है वो वेफर से ट्रांसफर होकर वाटर कूल्ड चंक तक चली जाती है, राइट। सो नाउ कमिंग टू द क्लैंप रिंग। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो वेफर जो हमारे क्लैंप है, क्लैंप के ऊपर कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ क्लैंप रिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमारी क्लैंप रिंग, ये देख पा रहे हैं, दिस इज क्लैंप रिंग। क्लैंप रिंग में ऊपर ऐसे ये जो पार्ट रहता है, पूरी रिंग है, इसके ऊपर जो ये पार्ट रहता है, इससे वेफर अपनी लोकेशन पर इंटैक्ट रहता है, राइट। सो नाउ दिस इज द वाटर कूल्ड पेडेस्ट्रल कैथोड और चंक। या पीछे से हीलियम से कूलिंग करी है हमने,
और यहाँ पर सील है या ओरिंग इसे बोलते हैं, सील ओरिंग बोलते हैं इसे, राइट। सो क्लैंप रिंग होती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी आपने देखा चंक क्या है, राइट। सो अब चंक, दिस इज द चंक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हीलियम नीड टू बी प्रेशराइज्ड, हीलियम को प्रेशर से हमें सरफेस के ऊपर डालना पड़ेगा। वेफर हैज हाई प्रेशर एट द बैक साइड बिकॉज लो चैम्बर प्रेशर। चैम्बर में तो ऊपर प्रेशर कम था, राइट, चैम्बर में तो प्रेशर कम था, हमें लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट थी। बट बैक साइड से देखें तो बैक साइड से हीलियम आ रहा था, हीलियम कूलिंग के लिए हम भेज रहे थे, जिसकी वजह से बैक साइड से प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा था, राइट। तो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए। अब प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो वेफर तो ऊपर उठ जाना चाहिए, राइट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट आएगी, बट हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे वेफर अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रहे। वी नीड अ मैकेनिज्म टू होल्ड द वेफर, राइट। या तो हमें मैकेनिकल क्लैंप चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक चैम्प चाहिए। मैकेनिकल क्लैंप रिंग आपने देख ली है कैसी है। मैकेनिकल क्लैंप में इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम वेफर को अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चंक की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। सो क्लैंप रिंग कॉजेस पार्टिकल्स एंड शैडोइंग इफेक्ट। क्लैंप रिंग से पार्टिकल और शैडोइंग इफेक्ट आ जाएगा, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लैंप रिंग से कंटेमिनेशन के भी चांसेस रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो जितने सरफेस पर ये कवर हो गया, ये सरफेस पे कवर कर दिया इसने वेफर को, तो यहाँ पर शैडो हो जाएगी, राइट, यहाँ पर एचिंग नहीं होगी। सो इलेक्ट्रॉनिक चंक इज रैपिडली रिप्लेसिंग द क्लैंप रिंग। इन सब लिमिटेशंस की वजह से वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक चंक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक को हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक में हम क्या करते हैं? बायस वोल्टेज देते हैं। बायस वोल्टेज से क्या करते हैं? वेफर को यहाँ पर इंटैक्ट रखवाते हैं। ये वेफर है, ये चंक है, हीलियम से कूलिंग हो रही है और उसके ऊपर प्लाज्मा है। यहाँ लो डेंसिटी है, यहाँ पर हाई डेंसिटी है, यहाँ पर हाई डेंसिटी है, राइट। सो थर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग लेयर यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। सो दिस इज अ थर्मल कंडक्टिंग, ग्रीन लेयर इज अ थर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग लेयर, राइट। सो ये जो नीचे वाली डार्क ग्रीन लेयर देख रहे हैं, दिस इज थर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग लेयर है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन होने के भी चांसेस नहीं रहेंगे। अब हीलियम से ही कूलिंग क्यों करवा रहे हैं? कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हीलियम के। इसका सिंबल He है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक वेट है 4.002602, डिस्कवरर है सर विलियम रैमसे एंड इट इज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय N.A. Langley एंड P.T. Cleve as well, discovered at London, England and Uppsala and Sweden in 1895 and the origin of name came from Greek word Helios. Helios से इसका नाम आया जिसका मतलब था सन, राइट। सो इसकी जो रेडिएशन है वो येलो लाइन है at 587.49 नैनोमीटर। ये जो रेडिएशन लाइन है इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड फ्रॉम सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर एक्लिप्स में, राइट। 1868 के सोलर एक्लिप्स में ये सोलर लाइन डिटेक्ट की गई थी सोलर स्पेक्ट्रम में बाय इंडिया बाय फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर। सो इसीलिए ही सन से इसका नाम पड़ा हीलियोस, सन को हीलियोस बोलते हैं और उससे इसका नाम पड़ा हीलियम। मोलर वॉल्यूम देख पा रहे हैं, वेलोसिटी देख पा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हैं इट इज अ कूलिंग गैस, राइट। और कैरियर गैस भी की तरह भी यूज करते हैं CVD एंड एचिंग प्रोसेस। कूलिंग गैस की तरह तो हम यूज कर ही रहे हैं एचिंग में, केमिकल वेपर डेपोजिशन में से कैरियर गैस की तरह भी यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू द हाई डेंसिटी प्लाज्मा सोर्स। हाई डेंसिटी प्लाज्मा सोर्स क्या है? अभी हमें लो प्रेशर का रिक्वायरमेंट है एचिंग प्रोसेस के लिए। जितना लो प्रेशर रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स या आयंस ज्यादा एनर्जी के साथ आएंगे, सरफेस के ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, उतना ही जल्दी एचिंग हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली लॉस्ट ड्यू टू लॉन्ग मीन फ्री पाथ बाय कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड्स और चैम्बर वॉल। तो इलेक्ट्रॉन्स जनरली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड्स और चैम्बर वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। इतना ज्यादा मीन फ्री पाथ हो जाता है कि इलेक्ट्रोड्स या चैम्बर वॉल के साथ ही कोलाइड करते हैं और जल्दी से ये लॉस्ट हो जाते हैं, राइट। तो इट इज वेरी हार्ड टू जनरेट द प्लाज्मा। इलेक्ट्रॉन्स ही चले गए तो प्लाज्मा नहीं जनरेट हो पाएगा। नाउ वी आर यूजिंग अ पैरेलल प्लेट सिस्टम। पैरेलल प्लेट सिस्टम यूज करते हैं, कैपेसिटिव कपल्ड सिस्टम यूज करते हैं, तो उससे हमें हाई डेंसिटी प्लाज्मा कभी जनरेट नहीं हो पाएगा।
right? So parallel plate system, capacitive coupled system can never generate high density plasma. Different plasma system are needed to generate high density plasma at low pressure. तो यहाँ पर हमारा मैग्नेट काम में आता है, राइट? सो हमारे पास दो हाई डेंसिटी प्लाज्मा सिस्टम है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, ECR एंड हेलिकॉन. सो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एंड हेलिकॉन के बारे में हमने ऑलरेडी प्लाज्मा वाली वीडियोस में भी पढ़ा था. एक ओवरव्यू ले लेते हैं. ICP क्या होता है? इंडक्टिवली कपल्ड RF पावर टू प्लाज्मा, राइट? सो इंडक्टिवली कपल्ड RF पावर हम प्लाज्मा को देते हैं. सो इंडक्टिवली कपल्ड RF पावर देंगे इसे, तो ये ट्रांसफॉर्मर की तरह भी वर्क करेगा. सो इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मर, और इसे ट्रांसफॉर्मर कपल्ड प्लाज्मा भी बोलते हैं, TCP भी बोलते हैं. यहाँ पर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, जिससे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इस एंगुलर डायरेक्शन में एक्सिलरेट होने लग जाते हैं, स्पाइरल नेचर में मूव करने लग जाते हैं, और यहाँ पर हाई प्लाज्मा डेंसिटी मिल जाती है इवन एट लो प्रेशर. ICP चैम्बर की बात करें तो ICP चैम्बर का जो अपर पार्ट रहता है वो सिरामिक या क्वार्ट्ज का रहता है. RF सोर्स इंडक्टिवली कपल्ड होता है प्लाज्मा के साथ. द सोर्स ऑफ RF इज इंडक्टिवली कपल्ड विद प्लाज्मा, और जो RF सोर्स है वो प्लाज्मा को जनरेट करता है, आयन डेंसिटी को भी कंट्रोल करता है. सो RF सोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉब रहती है ICP चैम्बर में, राइट? जो बायस RF है इससे आयन बोम्बार्डमेंट एनर्जी कंट्रोल होती है. आयन डेंसिटी और आयन बोम्बार्डमेंट एनर्जी से ही हम सारी एचिंग की प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं. आयन एनर्जी एंड डेंसिटी आर इंडिपेंडेंटली कंट्रोल. दोनों एक साथ बढ़ती है, घटती नहीं है. हम दोनों को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हैं. एक इंक्रीज करेंगे तो दूसरे को स्टेशनरी भी रख सकते हैं, दूसरे को डिक्रीज भी कर सकते हैं. ये आप ICP चैम्बर देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारी प्रोसेस गैसेस जा रही हैं, राइट? ये प्रोसेस चैम्बर है. प्रोसेस चैम्बर में ये प्लाज्मा है. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मैग्नेटिक कॉइल्स रखी हैं. यहाँ पर वेफर है, वेफर इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक के ऊपर है. यहाँ पर बायस RF है, राइट? बायस RF से वेफर यहाँ पर होल्ड रहेगा, और यहाँ पर हीलियम से बैक साइड कूलिंग हो रही है. जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो पंप में जा रहे हैं. नाउ कमिंग टू द ECR. जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें गायरो रेडियस आ जाएगा. गायरो रेडियस में दे विल स्टार्ट मूविंग, स्पाइरल नेचर आ जाएगा, और गायरो रेडियस में वो मूव करने लग जाएंगे. सो 5TE इन मेगाहर्ट्ज इज 2.80 B. B इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सो मैग्नेटिक फील्ड पर हमारा फाई डिपेंड करता है, राइट? सो जो इंसिडेंट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है it is equal to 5TE. Incident microwave frequency is 5TE. So Xi microwave is equal to 5TE, right? So now here we have the resonance effect. Resonance का effect हम use करते हैं. Electrons energy अपना लेते हैं माइक्रोवेव से, right? So जैसे मैंने आपको बताया कि ECR में हमारा resonance condition use होता है, और resonance condition में zeta MW और B दोनों ही change नहीं होंगे, राइट? जो इलेक्ट्रॉन की गायरो रेडियस है थीटा इज इक्वल टू VT अपॉन 5TE. गायरो रेडियस बहुत छोटी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी में एक्सिलरेट हो जाएंगे, और आयनाइजेशन कॉलिजन्स होने लगेंगी, जिसकी वजह से हाई डेंसिटी प्लाज्मा लो प्रेशर पे ही जनरेट हो जाएगा. आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री देख पा रहे हैं, राइट? सो इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री ऐसे वो स्पाइरल नेचर में मूव करने लग जाएगी, और हाई डेंसिटी प्लाज्मा जनरेट हो जाएगा. स्कीमेटिक देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं माइक्रोवेव कॉइल्स यूज कर रहे हैं. सो जैसे ही पावर देंगे, यहाँ पर प्लाज्मा है, ECR प्लाज्मा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चंक है, बायस RF है, और हीलियम से बैक साइड कूलिंग हो रही है. दिस इज द वेफर. एंड पॉइंट. अब एंड पॉइंट कैसे पता लगेगा? Each atom has its own emission wavelength. हर एटम की खुद की emission wavelength होती है, जिस wavelength पर वो emit out करता है, राइट? सो जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जाए तो एक हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए. उसके बाद वापस से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं. एंड जब इस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये जो एनर्जी है ये कलर चेंज की तरह से हमें दिखाई देती है. कलर ऑफ प्लाज्मा चेंजेस व्हेन एच डिफरेंट मटेरियल्स. तो
अलग अलग मटेरियल के लिए ये एनर्जी अलग अलग होएगी. सो अगर एक मटेरियल को एचिंग कर रहे हैं तो डिफरेंट कलर दिखाई देगा, और जैसे ही दूसरा मटेरियल आ जाएगा दूसरा कलर दिखने लगेगा. सो ऑप्टिकल सेंसर्स हम यूज कर सकते हैं टू डिटेक्ट द चेंज. ये जो कलर में चेंज आया उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी आईज इतनी कलर्स के लिए सेंसिटिव नहीं होती हैं, तो हम ऑप्टिकल सेंसर्स यूज करते हैं, जिससे कि एंड पॉइंट हमें प्लाज्मा एच प्रोसेस का दिखाई देने लग जाता है. सो आप देख पा रहे हैं एच एंड पॉइंट वेवलेंथ फॉर डिफरेंट मटेरियल. अगर हमारी एल्यूमिनियम फिल्म है और एच एंड्स है Cl2BCl3, जो वेवलेंथ है 2614 रहेगी, 3962 रहेगी, और एमिटर है AlCl और Al. AlCl एमिटर रहा तो हमारी 2614 वेवलेंथ से एमिट आउट होएगा, Al रहा तो 3962. ऐसे ही हमारा पॉलीसिलिकॉन है, उसे क्लोरीन से करा तो अगर हमारा सिलिकॉन आउट हो रहा है तो 2882 वेवलेंथ रहेगा, ऑक्सीजन आ रहा है तो 6156, राइट. ऐसे ही सिलिकॉन नाइट्राइड है, सिलिकॉन नाइट्राइड में हम HNCF4 या O2 यूज करते हैं. N2 आया तो 3370 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, Cn आया तो 3862 एंगस्ट्रॉम, फ्लोरीन आया तो 7037 और नाइट्रोजन आया तो 6740. सिमिलरली SiO2 का आप देख सकते हैं, SiO2 में फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए डिफरेंट वेवलेंथ. ऐसे ही PSG, BPSG और टंगस्टन के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स. So these are the references. These are very amazing books which you can refer for your further studies. And I hope आपको ये सेशन पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, and also give me your valuable feedback, which is much needed. And I hope you are going to meet me soon the next class. Next class में ही हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, आप जाइए डिटेल में, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे हमारे मोबाइल ऐप का लिंक है. उस लिंक से मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको मोबाइल ऐप के अंदर नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. So I hope you are going to meet me soon the next class. Bye bye, take care, stay tuned, thank you.